जय हिंद दोस्तों। मैं आपका प्रमोद कुमार पांडे गुरुकुल सीओ 60 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आते हैं आज हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि बायो में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बायो में कुल 12 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं। जो सारे क्वेश्चंस होते हैं बायो के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, 4 ऑप्शंस, और एक ऑप्शन जो करेक्ट होता है उसको चूज करना होता है। दूसरी बात है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन मानोगे तो 60 मार्क्स का वेटेज जो है ये एनडीए में आपको मिलता है इससे। अगली बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। यानी अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो जो उस क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलना है वो तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको दूसरे क्वेश्चन से 1.33 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो मोड है, वो ऑफलाइन मोड है। यानी पेन पेपर जो ओएमआर सीट पे आपको एग्जाम लिया जाएगा और आपको ब्लैक पेन या ब्लू बाल पॉइंट पेन ही यूज करना है, जेल पेन को यूज नहीं करना है इस एग्जाम के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं बायो के सिलेबस के बारे में। तो बायो में आप अगर जाएंगे यूपीएससी के साइट पे तो आपको इस तरह के सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, बट यहां पर हम डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला पार्ट लिखेगा मिला है उसमें, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज। ये जो सिलेबस का पहला पार्ट है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वाइटल ऑर्गन्स, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा है कॉमन एपिडेमिक्स, यानी कई सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो बहुत विकराल रूप में लोगों को प्रभावित करती हैं, पूरे पूरे पॉपुलेशन को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में। इसके अलावा उसके क्या कॉज है, किस तरह से वो बीमारियां फैलती हैं और कैसे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, यानी प्रिवेंशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी फूड को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, तो किस तरह से हमारी बॉडी में कौन सी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से हम फूड को जो है कितने प्रकार के फूड हम लेते हैं, उन सब के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में हम बात मतलब इसका सिलेबस जो है पूछा जाता है। हम आपको इन सभी चीजों के बारे में आगे आने वाले समय में वीडियो बना करके आपको बताएंगे। अब आते हैं इसके एक एक टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर सिलेबस को, ताकि आपको जानकारी हो जाए आखिर आपको पढ़ना क्या है। दिक्कत वहां होती है जब बच्चे बस पढ़ते जाते हैं, ये नहीं जानते हैं अच्छी तरह से कि आखिर हमारा क्राइटेरिया क्या है, कितना ज्यादा पढ़ना है और किससे अधिक नहीं पढ़ना है। बात ये आती है कुछ लोग जो है बहुत कम पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनके सिलेक्शंस नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूछा नहीं जाना है उस पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम उस प्रिसाइज मैनर में आपको बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो किस तरह से सेल जो है वो बेसिक यूनिट की तरह काम करता है। यानी हम अगर बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलकर बने हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो सेल के दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एक न्यूक्लियोइड की संरचना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उस आधार पर जो सेल के टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। वो सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें मतलब सेल्स जो है वो किस तरह की उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और कैसा वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरह से उसका जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन हम बात यहां पर आएगा अगला साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो है जो उसका ग्राउंड पार्ट होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है पूरा का पूरा सेल में, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया,
यानी जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसमें ही सेलुलर रेस्पिरेशन का जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है वो होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स के द्वारा होती है। उसके टाइप्स के बारे में, उसके बारे में एलिमेंट्री आइडिया आपको भी पढ़ना है। इसके अलावा प्लास्टिड्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीनों प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की अहम भूमिका फोटोसिंथेसिस में होती है, वो भी आपको यहां पर जानना है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से तरह के सेल डिवीजन होते हैं, आखिर सेल को डिवाइड करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, हम इसको डिटेल में यहां पर बात करेंगे, जितनी आपको जरूरत है उतनी बात करेंगे। वो है माइटोसिस, जो है वो आपके वेजिटेटिव सेल्स में होता है और एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल होता है उसके पेरेंट सेल के। और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है और एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर जो इसका टॉपिक है टिश्यूज एंड देयर फंक्शन, तो टिश्यूज और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, टिश्यूज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट में, एनिमल्स में, और उसके क्या फंक्शन है, उसके बारे में भी सिलेबस में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो अगला जो है वो है प्लांट बायोलॉजी। पहला था सेल बायोलॉजी और दूसरा पार्ट क्या है, प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी में पहला तो हम प्लांट टिश्यूज के बारे में बातें करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पहले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो जिसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, और परमानेंट टिश्यूज जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें तो उसके भी टाइप्स आपने पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, उसके बारे में भी आपको जानना है। इसके अलावा परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, वो भी आपको बताए जाएंगे, इसके सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। फिर आपको रूट्स के बारे में, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में भी पढ़ना है। ये सारा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बाहर का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, उसको हम किसमें बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। और किसी चीज का हम आंतरिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो ये मॉर्फोलॉजी भी है। इसके अलावा हम उसके जो फंक्शनिंग है, उसके मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में यहां पर बात करेंगे, उतना ही बात करेंगे जितना कि आपको रिक्वायरमेंट होगी, और जिससे कम आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ना ही उससे ज्यादा आपकी जरूरत होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे कि सेल्स के अंदर किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन होकर के किस तरह से एनर्जी निकलती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पता है कि जो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा, प्लांट के जो एरियल पार्ट में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा वो प्लांट वेपर के फॉर्म में वाटर रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में भी बात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट तरह तरह के न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्लांट जो है कार्बन, बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेते हैं, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरह के होते हैं जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे और आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, और इसके अलावा प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो फ्लावर्स की सहायता से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को संपन्न करते हैं, वो भी हम बातें यहां पर करेंगे। इसके बाद हम जो अगला सिलेबस का पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो कंसर्न है, ये जो पॉइंट दिया गया है वो ह्यूमन बीइंग के कंसर्न में रख दिया गया है, यानी इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पहले तो यहां पर हमने आपको बताया कि प्लांट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में जो उसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इसके बाद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाला भी आएगा, यानी पॉलिनेशन, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से पॉलन ग्रेन जो है वो प्लांट जो फ्लावर है, फ्लावर के मेल पार्ट एंड्रोशियम से निकल करके उसके फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचता है,
क्या क्या एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, उन सब के बारे में जितनी आपको आवश्यकता है उतनी हम बातें करेंगे, आपको बताएंगे। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो पोलन ग्रेन के द्वारा मेल गैमीट्स कैरी करके जो ले जाया जाता है, और वो मेल गैमीट्स कहां पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है, तो मेल गैमेट को कैरी करके फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला जो पार्ट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी जो ह्यूमन बींग्स है उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, वो सारी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो किस तरह से फूड को इंजेस्ट करता है, बॉडी के अंदर ले आता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उस डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब, एसिमिलेट और फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसमें हम तरह तरह के जो डाइजेस्टिव हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे जुड़े हुए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत ही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो जैसा आपने देखा था कि प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने किसके बारे में बात किया था, सेल के बारे में बात किया था, सेल के अंदर किस तरह की घटनाएं होती है उसके बारे में बात किया था। बट यहां पर जो रेस्पिरेशन की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे किस तरह से हम जो है ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच के एयर को एक्सहेल करते हैं। आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हम श्वास क्यों भरते हैं और कैसे हम श्वास छोड़ते हैं। वो सारा मस्कुलर जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा कि जो एरिया है वो जो पल्मोन्स होते हैं उसका वॉल्यूम घटता है और बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है और फिर हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा ब्लड के बारे में, इसके ब्लड वेजल्स के बारे में और हार्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका हार्ट का नाम सुनते ही आपका दिल धड़कना शुरू हो गया होगा। एक्चुअली हम यहाँ पर हार्ट के बारे में बात करेंगे, आप फिजियोलॉजी पूरा पढ़ेंगे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और हार्ट किस तरह से ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पर पंप करता है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में यहाँ पर जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर बात आती है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी फूड मटेरियल हमारे बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ ऐसे मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है जिनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है, और उनको निकालने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। हम बात करेंगे किडनी के बारे में, जिसमें किडनी जो नेफ्रॉन से मिलकर बनाता है उसके बारे में, और किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं उन सारे को डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है। आप सोचिए, आप एक जगह शांति से बैठे हो और एक चींटी आकर आपके पैर में काट रही है, तो इसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को चला जाता है कि कुछ पैर में काट रहा है, और बिकॉज आपको पहले भी चींटी कभी काटी होती है तो उसका पेन आपको रिमेंबर होता है, और आप जान जाते हो कि जो काट रही है ये चींटी ही है बल्कि मच्छर नहीं है, क्योंकि दोनों का पेन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में, कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन्स के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो भी जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। इन सब ग्लैंड्स की रिक्वायरमेंट जहां पर को कैसे क्या फंक्शन है, क्या सिक्रीशन है, उन सब के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी जो हमारा पूरे बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के एक जो प्रारूप हमारे बॉडी का जो डिजाइन है वो इसकी वजह से है, उसके बारे में बात करेंगे। बोन्स के बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। जो ज्वाइंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, वो है मस्कुलर सिस्टम। जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मसल्स हैं, कितने तरह के मसल्स हैं, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया है, वो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत है। फिर हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले तरह तरह के सेंस ऑर्गन हैं, जिसमें आपको आईज, ईयर, आपका जो नोज है, आपका स्किन है, और आपके टेस्ट के लिए जो टंग है, इन सब के बारे में भी हम एलिमेंट्री आइडिया आपको देंगे।
जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि आपका ब्लड कितने तरह का होता है, कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये होगा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताया। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी आप सभी जानते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स से बना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से बना है। और कैसे बना है, जैसे ठीक उसी तरह से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी अपने माँ बाप के द्वारा ही बनाए जाते हैं। माँ से जो है फीमेल गैमेट और जो फादर से जो है मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म एक के मिलने से बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं जो उसके बारे में बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस दोनों ऑर्गन के द्वारा बनाए गए गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट, आप सोचिए, आप कल्पना करिए, आपके शरीर में लगभग एक एडल्ट के शरीर में लगभग अप्रोक्सीमेट माना गया है कि 10 टू पावर 14 सेल्स होते हैं। और शुरुआत किससे होती है, सिर्फ और सिर्फ एक से होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से होती है। और वो सेल कौन होता है, जाइगोट होता है। वही सेल बार बार माइटोसिस करके इतने नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं और इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। जो मास ग्रोथ का मतलब होता है मास का इंक्रीज होना या नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, और उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको यह जानना रहेगा कि एक मेल या फीमेल किस तरह से अपने आप को हेल्दी रह सकता है। बट हेल्दी रखने का कंसर्न क्या, रिप्रोडक्टिव रूप से, यानी उसके ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करें, उसकी मेंटलिटी ठीक हो, वो मतलब सामाजिक रूप से वो जो इमोशनली, इसके अलावा बिहेवियर उसका जो है, और फिजिकल फिटनेस हो रिप्रोडक्टिव, वो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो उसके बारे में भी हम लोग, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगला जो है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टर्स आए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स है। आप सोचिए, अगर एक ह्यूमन बींग्स का बेबी है तो उसके अंदर जो उसका बॉडी है, उसका हाथ, उसका पैर, उसका आंख, उसके बॉडी का हर एक ऑर्गन वो ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसके ऑर्गन ह्यूमन बीइंग की तरह होता है? आपने कभी किसी का नहीं देखा होगा, किसी का कान हाथी की तरह है, या किसी का नाक जो है वो लंबी हो गई है, सूंड उसका बन गया है, ट्रंक बन गया है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा बेटा? क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं, जो कैरेक्टर्स आए हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग्स के ही कैरेक्टर्स हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हेरिडिटी, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो सिमिलर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर मेंडल को जो है फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि मेंडल्स का क्या योगदान था, मेंडल्स के कौन कौन से लॉ दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम सभी इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, अगला है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स में मौजूद जीन्स के द्वारा। जीन्स के द्वारा जो जीन्स क्या होती है, वो डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है। उन सब के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे। और साथ में हम डीएनए, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इनके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिजाइन के बारे में भी आपको बात करनी है। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और आपको इसके अलावा बताया जाएगा कि ये तो हेरिडिटी का पार्ट है, यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बट आप कभी नहीं देखेंगे कि एक मां बाप की जो संतान है वो ना तो एग्जैक्टली उसके मम्मी की तरह होती है या होता है, और ना ही अपने पापा की तरह होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो हम वेरिएशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सारा हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको सिलेबस का जो हमने एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा, और किस तरह से आप को ये मतलब आगे पढ़ना है। अपनी स्ट्रेटजी को भी जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।